सेबी लोडर रेगुलेशन का जो चैप्टर है, इसके अमेंडमेंट्स ऑलरेडी अपन ने ऑडिट में बहुत अच्छे से देखे हैं। तो जो ऑडिट का अमेंडमेंट वीडियो होगा ना, उसके अंदर आप देखोगे कि इस पार्टिकुलर चैप्टर के अमेंडमेंट्स मैंने ज्यादा डिटेल्ड में देखे हैं। यहां मैं थोड़ा फटाफट डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। तो देखना सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 3, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेगुलेशंस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेबी लोडर रेगुलेशंस। तो अगेन यहां पे देखो एप्लीकेबिलिटी दिया हुआ है सेबी लोडर रेगुलेशंस का, कि सेबी लोडर रेगुलेशंस किनके ऊपर एप्लीकेबल है। तो हर एक लिस्टेड एंटिटी जिसने अपने सिक्योरिटी को लिस्ट करा रखी है, अब लिस्ट कराने के 3 प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। एक तो होता है मेन बोर्ड, तो जो भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनका सिक्योरिटीज मेनली मेन बोर्ड में लिस्टेड होता है। एक होता है एसएमई एक्सचेंज, तो जो छोटी मोटी लिस्टेड कंपनीज वगैरह होती है ना, उनका शेयर वगैरह एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। और एक होता है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, एक होता है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो या तो सिक्योरिटीज मेन बोर्ड में लिस्टेड होती हैं, या तो एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, या तो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लिस्टेड होता है। तो सिक्योरिटी चाहे मेन बोर्ड में लिस्टेड हो, या एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड हो, या इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लिस्टेड हो, सेबी लोडर हमेशा एप्लीकेबल होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां सारी सिक्योरिटीज का नाम दिया गया है, चाहे आईडीआर लिस्ट की हुई हो, दैट इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, या जो सरफासी एक्ट के अंदर सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इशू किया जाता है बाय द सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज, चाहे वो लिस्टेड हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स हो, चाहे सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हो, यहां पे हर किसी सिक्योरिटी का नाम दिया गया है कि सेबी लोडर हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे आईडीआर लिस्टेड हो, चाहे सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे सिक्योरिटी रिसिप्ट हो, चाहे यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड हो। अब यहां पे आप देखोगे नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को भी ऐड कर दिया गया कि अगर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की बात करें तो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के केस में भी सेबी लोडर एप्लीकेबल है। अगर एक लिस्टेड एंटिटी ने अपना नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी भी क्या करा रखा है, लिस्ट करा रखा है इन द स्टॉक एक्सचेंजेस, तब भी सेबी लोडर एप्लीकेबल है। अब देखिएगा, आप जब एप्लीकेशन ऑफ सेबी लोडर देखते हो ना, तो कभी कभी सेबी लोडर का जो एप्लीकेबिलिटी होता है वो डिपेंड करता है अपॉन सर्टेन थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट कमिटी की बात करें, तो अगर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का जो कॉन्सेप्ट है किसी भी लिस्टेड कंपनी में तब एप्लीकेबल होगा अगर वो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज के कैटेगरी में फॉल करता है, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज के कैटेगरी में फॉल करता है, वरना वो कॉन्सेप्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। राइट, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी की कैटेगरी में अगर कोई कंपनी फॉल कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, सिर्फ तब जाकर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। तो यहां पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि एक बार अगर प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए ना, वो हमेशा एप्लीकेबल होंगे, इवन दो बाद में लिमिट्स कमी क्यों ना हो जाए। तो अगर एक बार एंटिटी वो 1000 में के क्राइटेरिया में आ गया, टॉप 1000 के क्राइटेरिया में आ गया मान लीजिए, और आरएमसी का कॉन्सेप्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया, तो बाद में भले ही वो 1000 के क्राइटेरिया से हट जाए, 2000वें नंबर पे पहुंच जाए, 3000वें नंबर पे पहुंच जाए, टॉप 5000 पे आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस द क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल देन इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल, देन इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल। सिमिलरली आज की तारीख में बोला गया है कि ये जो रेगुलेशंस है ना, ये एप्लीकेबल होंगे उन एंटिटीज को जहां पे डेप्थ की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जहां पे डेप्थ की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज। बेसिकली अगर हम देखेंगे क्राइटेरिया, तो कोई भी ऐसा एंटिटी जिसका डेप्थ 500 सीआर या 500 सीआर से ज्यादा है, जिसका डेप्थ जो है 500 सीआर या 500 सीआर से ज्यादा है, तो बोलेंगे वहां डेप्थ बहुत ज्यादा है। राइट, हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज। तो अगेन बोला गया है कि अगर एक बार एंटिटी क्लासिफाई हो जाए एज ए हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटी, देन इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो भले ही बाद में डेप्थ कम क्यों ना हो जाए, तब भी ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। सिमिलरली अगर ये कुछ भी रेगुलेशन इस चैप्टर का किसी कंपनी में एप्लीकेबल हो जाए एक बार, तो वो हमेशा एप्लीकेबल रहेगा, भले ही बाद में वो थ्रेशोल्ड के नीचे क्यों ना गिर जाए, जैसे हमने आरएमसी का एग्जांपल दिया, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का एग्जांपल लिया। उसके बाद वी हैव रेगुलेशन 17 एंड रेगुलेशन 17A, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। यू कैन मार्क दिस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। तो एमसीक्यू के लिए मैं बोलूंगा कि यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला गया रेगुलेशन 17 के अंदर, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज शैल कंप्राइज ऑफ नॉट लेस देन 6 डायरेक्टर्स। तो नॉर्मली मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, ओबीसी के केस में 1 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 होने चाहिए, पब्लिक कंपनी के केस में 3 होने चाहिए। लेकिन अगर एक कंपनी के ऊपर सेबी लोडर एप्लीकेबल है और वो टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज में फॉल करता है, तो बोला गया मिनिमम 6 डायरेक्टर्स होने ही चाहिए। तो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वी हैव रेगुलेशन नंबर 17A, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप याद करो, सेक्शन 165 जो कि नॉर्मल कंपनीज के केस में बात करता था कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, जिसमें मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं, और उसके सर्टेन एक्सेप्शंस थे, है ना। तो यहां पे सेबी लोडर रेगुलेशंस के अंदर वी हैव रेगुलेशन 17A जो कहता है
एक व्यक्ति मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज के केस में ही डायरेक्टर हो सकता है। एक व्यक्ति मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज के केस में ही डायरेक्टर हो सकता है। तो द डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी shall comply with the following conditions with respect of the maximum number of directorship, including any alternate directorship that can be held by them at any point of time. A person shall not be a director in more than 7 listed entities, provided that a person shall not serve as an independent director in more than 7 listed entities. तो यहां पे क्या बोला गया है? तो बेसिकली यहाँ पे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 लॉ मेकर ने रिक्वायरमेंट इंसर्ट किया कि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 7 लिस्टेड एंटिटीज में डायरेक्टर होगा, और उसके बाद एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया, और प्रोवाइजो इंसर्ट करके बोला ए पर्सन शैल नॉट सर्व एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज। तो ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट एमसीक्यू के लिए याद रखना है। उसके बाद देखना क्या बोला, नॉट विथ स्टैंडिंग द अबव, यानी जो भी ऊपर लिखा गया है वो बाहर में जाए, ओवरराइडिंग व्हाटएवर इज रिटन अबव। Any person who is serving as a whole-time director or managing director in any listed entity shall serve as an independent director in not more than 3 listed entities. यानी वैसे तो एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज तक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन अगर वो किसी कंपनी में ऑलरेडी एक होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, अगर वो किसी लिस्टेड एंटिटी के अंदर ऑलरेडी एक होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 ही लिस्टेड एंटिटीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है, for the purpose of this regulation, the count for the number of listed entities on which a person is a director or independent director shall be only those whose equity shares are listed for a stock exchange. तो यहां पे सिर्फ इक्विटी की बात हो रही है सर, इक्विटी का लिस्ट होना स्टॉक एक्सचेंज में मैंडेटरी है। तो जब बात आ रही है ना कि ए पर्सन कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मैक्सिमम 7 कंपनीज, या अगर एक बंदा ऑलरेडी होल टाइम डायरेक्टर है किसी कंपनी का, तो वो मैक्सिमम 3 ही लिस्टेड कंपनीज के अंदर क्या बन सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। तो यहां पे उन लिस्टेड कंपनीज की बात हो रही है जिनकी इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। तो अगर कोई लिस्टेड कंपनी है जिसका इक्विटी भी लिस्टेड है, प्रेफरेंस भी लिस्टेड है, तो ऑब्वियसली वो कंपनी भी कवर होगा, लेकिन इक्विटी का होना जरूरी है। कोई एक लिस्टेड एंटिटी ऐसा है जिसका सिर्फ डेप्थ लिस्टेड है, इक्विटी लिस्टेड ही नहीं है, तो वो यहां पे कवर नहीं होगा। ठीक है ना, दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर कि यहां पे वही लिस्टेड एंटिटीज कवर होंगी जिसका इक्विटी लिस्टेड है, इक्विटी भी लिस्टेड है, डेप्थ भी लिस्टेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ डेप्थ लिस्टेड है तो यहां पे कवर नहीं होगा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन कवर नहीं होगा। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो रेगुलेशन 17 एंड 17A आई कैन से दैट इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज इन पार्टिकुलर। उसके बाद वी हैव रेगुलेशन नंबर 26, रेस्ट्रिक्शन ऑन कमिटी मेंबरशिप। ये भी आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, रेदर आई विल से केस स्टडीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगेन सेबी लोडर रेगुलेशंस के अंदर हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 10 कमिटीज में मेंबर हो सकता है या 5 कमिटीज में चेयरपर्सन हो सकता है अक्रॉस ऑल लिस्टेड एंटिटीज इन विच ही इज अ डायरेक्टर। तो ये बात ऑलरेडी हमने सेबी लोडर रेगुलेशंस में पढ़ा था, है ना। अब इसके अंदर क्लैरिफिकेशन है। क्या क्लैरिफिकेशन है? दैट जब हम लिमिट काउंट करेंगे ना, that you know he is a member in 10 committees or a chairperson in 5 committees, तो जब अपन ये लिमिट काउंट करेंगे ना, तो इसके अंदर जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उन सबको इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो। तो ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वेदर लिस्टेड और नॉट शैल बी इंक्लूडेड। लेकिन अगर हम बात करें तो बाकी जितने भी कंपनीज हैं इंक्लूडिंग द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, high value depth listed entities and section 8 companies shall be excluded। क्या मतलब हो गया कि जब लिमिट काउंट करेंगे कि एक पर्सन कहीं 10 कमिटी से ज्यादा में मेंबर तो नहीं है या 5 कमिटी से ज्यादा में चेयरपर्सन तो नहीं है, तो इसके अंदर हम लोग प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज को इग्नोर कर देंगे, इसके अंदर हम लोग फॉरेन कंपनीज को इग्नोर कर देंगे। इसके अंदर अब जो नया एडिशन है, पहले नहीं था, हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज को इग्नोर कर देंगे, और सेक्शन 8 कंपनीज यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी इग्नोर कर देंगे। और हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज क्या हो गया? कोई भी एक ऐसा एंटिटी जिसका डेप्थ 500 CR या 500 CR से ज्यादा है, कोई भी एंटिटी जिसका जो डेप्थ है वो 500 CR या 500 CR से ज्यादा है। तो जब हम काउंट करेंगे इस लिमिट को, that a person should not be a member in more than 10 committees or a chairperson in more than 5 committees, इसमें जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है सिर्फ उनको काउंट करेंगे, बाकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एक्सक्लूड कर देंगे, फॉरेन कंपनीज को एक्सक्लूड कर देंगे, हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज को एक्सक्लूड कर देंगे, और जो सेक्शन 8 कंपनीज उनको एक्सक्लूड कर देंगे। और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ दिस लिमिट, चेयरपर्सनशिप एंड मेंबरशिप ऑफ द ऑडिट कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी अलोन शैल बी कंसीडर्ड। Right. So again, this is the clarification that they have given. उसके बाद we have regulation 27,
Other corporate governance requirement, this is again important for MCQ. Listed entity shall submit quarterly compliance report on corporate governance in the format as specified by the board from time to time within 21 days from the end of each quarter. तो पहले ये 15 days था, अभी 21 days है, तो अगेन MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबमिट करना होगा विद इन 21 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. सो अगेन दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर MCQ. और उसके बाद आता है रेगुलेशन नंबर 21, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन दिस चैप्टर, द सेबी लोडर रेगुलेशंस. तो देखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कंस्टिट्यूट करना है. रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इंक्लूडिंग वन इंडिपेंडेंट, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स क्या होने चाहिए, अगेन इंडिपेंडेंट होने चाहिए. तो द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल हैव मिनिमम 3 मेंबर्स विद मेजॉरिटी ऑफ देम बीइंग द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड. तो बोला कि मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम बीओडी के मेंबर्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रेजेंट होना जरूरी है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रेजेंट होना जरूरी है. तो मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम बीओडी के मेंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना प्रेजेंट होना जरूरी है. और अगर एक लिस्टेड एंटिटी है जिसके पास आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स है, एसआर इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या हो गया, स्पेशल राइट, सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स. तो कुछ ऐसे लिस्टेड एंटिटीज होती हैं जो सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स इशू करती हैं, मतलब सम इक्विटी शेयर्स व्हिच हैव स्पेशल राइट्स. मे भी एक मेंबर को अपने इक्विटी, मे भी कुछ मेंबर्स को अपने इक्विटी शेयर इशू कर दिया कि भले ही तुम्हारे पास शेयर एक शेयर हो, बट एक शेयर के बदले तुमको 2 वोट मिलेगा. तो देखना होगा कि क्या लिस्टेड एंटिटी ने एसआर इक्विटी शेयर इशू करा है. तो अगर एक लिस्टेड एंटिटी है जिसके पास आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स है, तो यहां बोला गया है एटलीस्ट 2/3 ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए यहां बोला गया है एटलीस्ट 2/3 ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी shall comprise of independent directors, and the SR equity shares shall have the same face value as the ordinary shares. अब देखना यहां पे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी साल में 2 बार मिलेगा, पहले 1 बार था, साल में 2 बार हो गया, इंपॉर्टेंट है, साल में 2 बार मिलेगा. उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे कॉरम की रिक्वायरमेंट, द कॉरम फॉर द मीटिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल बी अदर 2 मेंबर्स और 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी विच एवर इज हायर. तो कॉरम का रिक्वायरमेंट भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का, कि अदर 2 मेंबर्स प्रेजेंट रहने चाहिए या फिर 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ कमेटी विच एवर इज हायर, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द बीओडी इन अटेंडेंस. उसके बाद बोला गया है दैट द मीटिंग्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल बी कंडक्टेड इन अ मैनर that on a continuous basis not more than 180 days shall elapse between 2 consecutive meetings. तो 2 मीटिंग्स के बीच 180 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का साल में 2 बार मिलना जरूरी है और 2 मीटिंग्स के बीच 180 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. अब देखना यहां पे जो इंपॉर्टेंट है, पहले रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल था, लेकिन अब वो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज बन गया है टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. और साथ ही साथ जो हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज हैं उनको भी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कंस्टिट्यूट करना होगा. और हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटी का मतलब तो पता है कि जहां डेप्थ बहुत ज्यादा है, जहां डेप्थ जो है वो 500 सीआर या 500 सीआर से ज्यादा है. तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का जो कॉन्सेप्ट है वो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल है, डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एज एट द एंड ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. और साथ ही साथ जो भी हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटी है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है. और एक बार ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो गया तो हमेशा एप्लीकेबल रहेगा, भली बाद में थ्रेशोल्ड लिमिट कम क्यों ना हो जाए. ये तो हमने एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेबी लोडर रेगुलेशंस में भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था. उसके बाद वी हैव रेगुलेशन 24 सब रेगुलेशन 5 मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनीज. तो याद करो हमने वहां पे क्या डिस्कस किया था कि अगर एक लिस्टेड एंटिटी डिस्पोज ऑफ करता है शेयर्स इन इट्स मेटल सब्सिडरी, अगर एक लिस्टेड एंटिटी डिस्पोज ऑफ करता है शेयर्स इन इट्स मेटल सब्सिडरी जिसकी वजह से जो शेयर होल्डिंग है वो रिड्यूस हो जाता है टू लेस देन 50%, है ना, जिसकी वजह से वो जो शेयर होल्डिंग है वो रिड्यूस हो जाता है टू लेस देन 50%, मतलब जो मेजॉरिटी कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है. तो वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है एक्सेप्ट इन केसेस वेयर सच डाइवेस्टमेंट इज मेड अंडर ए स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और अंडर आईबीसी कोड, ऐसा हमने डिस्कस किया था. अब यहां पे ना वो वर्डिंग्स थोड़ी सी चेंज हो गई हैं.
जो लेस देन 50% हुआ करता था वो लेस देन और इक्वल टू 50% बन गया है। तो जो लेस देन 50% हुआ करता था वो लेस देन और इक्वल टू 50% बन गया है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। A listed entity shall not dispose of shares in its material subsidiary resulting in reduction of its shareholding to less than or equal to 50% or cease the exercise of control over the subsidiary without passing a special resolution in its general meeting, except in cases where such divestment is made under a scheme of arrangement duly approved by the court/tribunal or under the resolution plan duly approved under section 31 of the IBC code। ठीक है ना। तो ऑलरेडी सेम चीज हमने डिस्कस किया था कि अगर मेटल सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ करने की वजह से जो शेयर होल्डिंग है वो 50% से कम रह जाता है तो वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। लेकिन अगर वो जो डाइवेस्टमेंट है वो अंडर स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट है जिसको कोर्ट ने अप्रूव किया है या आईबीसी कोर्ट के तहत एक रिजोल्यूशन प्लान के तहत है जिसको अप्रूव किया गया है, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। अब वहां पे लेस देन की जगह हो गया है लेस देन और इक्वल टू 50%। सो दिस इज द ओनली चेंज, बट अगेन इंपॉर्टेंट चेंज। तो आप देखोगे कि जो सेबी लोडर रेगुलेशंस का चैप्टर है ना, इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं वो थोड़े काम के हैं।